फर्स्ट लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिखो हियर all the ratios related to the profits, all the ratios related to the profits are calculated and it is represented in terms of percentage. It is represented in the terms of percentage. इसको हम percentage के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लिखो इट शोज gross profit earning capacity of the business. It shows gross profit earning capacity of the business, ठीक है। Gross profit ratio is equal to gross profit upon net sales into 100. Net sales is equal to total sales minus sales return. Total sales minus sales return. Gross profit is equal to net sales minus COGS. COGS मतलब cost of goods sold, ठीक है। COGS is equal to opening stock plus purchase plus wages plus carriage inward minus closing stock, ठीक है। COGS कैसे निकालेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरिएज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब इस COGS को हम किस में से डिडक्ट करेंगे? नेट सेल्स, तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। ठीक है, हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो सेकंड, नेट प्रॉफिट रेशियो।
नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, अब नेट सेल को मैं बार बार नहीं लिखूंगा। नेट सेल का मतलब क्या होगा? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लिखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस profit which is earned by business by conducting profit which is earned by business by conducting business activities, that is purchase and sale of goods, purchase and sale of goods। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? वो प्रॉफिट जो बिजनेस को कंडक्ट करने से अर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इसमें हम वो इनकम्स को नहीं लेते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमारा बिजनेस नहीं है, वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है जिससे हमको इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करते। या ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है उसको भी हम यहां पे कंसीडर नहीं करते। जैसे एक्सीडेंटल लॉस हो गया कोई, ठीक है, तो वो रूटीन लॉस या रूटीन एक्सपेंस नहीं है हमारा, वो एक्सीडेंटल है, वन टाइम एक्टिविटी है। ठीक, तो उनको हम यहां पे कंसीडर नहीं करते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंसेस को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय हम एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं? माइनस। तो हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया है और हमको उसको क्या बोला? कंसीडर नहीं करना है, मतलब उसको माइनस नहीं करना था, हमने कर दिया, इसलिए इसको उल्टा करके क्या करते हैं? प्लस। और इनकम्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं प्रॉफिट निकालते समय। ठीक है, और इन इनकम्स को हमको कंसीडर नहीं करना है, मतलब ऐड नहीं करना था, तो हमने क्या कर दिया? माइनस। समझ में आया? तो एक्सपेंस प्लस होगा और इनकम्स माइनस। एक और तरीका है इसको निकालने का,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को नेट सेल्स में से माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक ठीक। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले में देखेंगे। हो गया इतना। फोर्थ, ऑपरेटिंग रेशियो। लिखो, दिस रेशियो reflects the operating cost of business, that is expenses incurred to execute business। ये हमको बताता है कि कितना हमको बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस लग रहे हैं और उसका रेशियो क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए लग रहे हैं आपको। फॉर एग्जांपल सैलरी, वेजेस, ये सब क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या आ जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, समझ में आया। उनको अगर हम COGS में जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ में आया। अब पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है किस चीज को लेके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब वो प्रॉफिट को पूछ रहा है, और ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कॉस्ट को पूछ रहा है। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, एक्सपेंसेस रेशियो। दिस रेशियो reflects the ratio of each category of expenses, each category of expenses separately। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, तो हम हर एक एक्सपेंस का अलग अलग रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे हमको पूछेगा सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, तो जो नाम पूछेगा उसी नाम से हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो पूछा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है,
फैक्ट्री एक्सपेंसेस पूछेगा तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। जिस कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस को पूछ रहा है उसी कैटेगरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 5 फॉर्मूले आपने लिखे, 5 फॉर्मूले पांचों के पांचों रेशियो किसके टर्म में शो कर रहे हैं? सेल्स के। नीचे देखो हर एक के डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा है? नेट सेल। मतलब हम निकाल रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है, नेट प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है, और ये एक्सपेंसेस सेल्स के कितने परसेंट। मतलब हमारा डायरेक्टली रिलेशन किसका है? किससे है? सेल्स से। समझ में आया? समझ में आया? तो याद रखने का तरीका, जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछेगा तो हमेशा क्या नहीं रखना है? नीचे सेल्स, और जो नाम दिया है उसको ऊपर। ठीक ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट लिखो 6th, प्रोप्राइटर्स सॉरी रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं ना, इसलिए उनको प्रोप्राइटर भी बोला जाता है। ठीक है, चाहे रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड पूछे या शेयर होल्डर। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्लियर है, किसका रिटर्न निकालना है? शेयर होल्डर के फंड्स का। मतलब शेयर होल्डर क्या इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल। तो हमको किसका रिटर्न, मतलब रिटर्न मतलब प्रॉफिट, किसके अगेंस्ट निकालना है? शेयर होल्डर फंड्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखना आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। क्या? देखो फॉर्मूला वही है जो नाम है, रिटर्न अपॉन शेयर होल्डर फंड। ये रिटर्न का मतलब नेट प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स को लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पढ़े हो, उसमें शेयर होल्डर्स को पेमेंट कब मिलती है? सबसे आखिरी में। मतलब शेयर होल्डर ओनर है, ओनर को पैसा मिलता है सबको पे करने के बाद। मतलब बाहर वालों को सबको पे कर दो। तो जो नेट प्रॉफिट आया है आपका, उसमें से डिबेंचर होल्डर्स या लोन वगैरह का जो भी इंटरेस्ट है वो पे कर दो, माइनस कर दो, और जो इनकम टैक्स पे करना है आपको, टैक्स जो पे करना है वो पे कर दो। उसके बाद जो बचता है वो ओनर के पास जाता है, इसलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर को वही प्रॉफिट मिलेगा अपॉन शेयर होल्डर फंड इनटू 100। ठीक, अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये देखो इसका एक और नाम है, इसको लिख रहा हूं मैं यहां पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम बोलते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है,
मतलब मैं अगर आगे EAT लिखूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब क्या है, यही है, अर्निंग आफ्टर या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसको निकालते कैसे हैं? कई बार क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखो इसमें नाम कैसे लिखा हुआ है, अर्निंग बिफोर, पहले क्या, इंटरेस्ट, फिर क्या लिखा है, टैक्स। तो हमेशा इस अर्निंग में से जो नाम पहले दिया है माइनस इंटरेस्ट, पहले क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। ठीक है, फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट माइनस कर दिए, बचा क्या, टैक्स, माइनस कर दो टैक्स। जो आएगा वो क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। अगर ये दिया है डायरेक्टली तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो ये भी दे सकता है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में सीधा टैक्स माइनस कर देना, और अगर EBIT दिया रहेगा तो इंटरेस्ट और टैक्स। अब उल्टा नहीं करना है, उल्टा मतलब पहले टैक्स माइनस करके फिर इंटरेस्ट माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? इसमें नाम जो दिया है उसमें सीक्वेंस ऑटोमेटिकली दिख रहा है, अर्निंग पहले बिफोर इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट माइनस होगा फिर टैक्स। समझ में आया? हो गया? अब नीचे हमने क्या डिनोमिनेटर में क्या लिखा है हमने, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अब इसको इक्विटी भी बोला जाता है और इसको नेट वर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड बोलो या इक्विटी बोलो या नेटवर्थ। ठीक है, समझ में आया? शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी या नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉस ऑन असेट साइड। अब लॉस ऑन असेट साइड मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दिया होगा असेट्स में, ठीक है, ठीक, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स दिया होगा, तो उसको हम यहां क्या करते हैं, माइनस, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, उनको हम क्या कर देते हैं यहां पे, माइनस। ठीक, ठीक, तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को सबको पेमेंट करने के बाद पैसा मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद जो बचेगा वो किसको जाएगा, शेयर होल्डर्स, अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस सबसे पहले इंटरेस्ट, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, फिर माइनस टैक्स, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये। ठीक है, फिर शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकालेंगे, इसका दो नाम और है, इक्विटी या नेटवर्थ। ये क्वेश्चन में मिल सकता है हमको, मतलब पूछ देगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉस ऑफ असेट साइड। नेक्स्ट लिखो 7th,
रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। देखो, ये रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ नहीं है, क्या लिखा है? रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, मतलब एक शेयर होल्डर की कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है। वो कौन से शेयर होल्डर की पूछ रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हम इक्विटी बोलते हैं तो इसमें दोनों को ऐड किए हैं, इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। और यहां पे सिर्फ कौन सी कैटेगरी के लिए पूछ रहा है हमको? इक्विटी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ठीक है, समझ में आया? तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू नेट। अब इसको मैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स लिख दूं, ईएटी। हाँ, ठीक है। तो ईएटी कैप ब्रैकेट में लिखना लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। जो पढ़े हो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा कब मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद। मतलब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है वो दो लोगों में बटेगा। कौन कौन में? प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद जो बचता है वो किसको जाता है? इक्विटी शेयर्स। इसलिए हम इक्विटी शेयर्स के लिए निकाल रहे हैं ये, इसलिए हम क्या लिखेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद। समझ में आया? अपॉन paid up equity capital into 100। इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉस ऑफ असेट साइड। मतलब शेयर होल्डर में से प्रेफरेंस शेयर्स को हटा दो बस। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ए, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो कैटेगरी में निकालते हैं, एक ग्रॉस और एक नेट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रॉस इज इक्वल टू EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो नेट प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है ना? अर्निंग बिफोर निकालना है हमको। अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। बी,
रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट, अगर हमको नेट निकालना है तो सेम EBIT अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। देखो हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इतना ही है। ठीक है, देखो शुरू से सबसे पहले कौन सा लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स, अब टोटल सेल्स का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल ना, है ना, दोनों को। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस कैरियज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी सीओजीएस। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर सेकंड क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने से अर्न होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा वो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। एक और तरीका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक ठीक, नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, अब दोनों में फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछेगा तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 करेंगे। अगर ऑपरेटिंग रेशियो पूछेगा तो हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100 करना है। 80% स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, गलती से भी ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल नहीं करना है। ठीक, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या लिखा है आपने, एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो कैसे निकालते हैं, एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, एक्सपेंसेस रेशियो कोई भी कैटेगरी का पूछ सकता है, जिस कैटेगरी का पूछेगा उसी को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में नेट सेल इनटू 100। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस पूछा तो सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव पूछा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा सिक्स्थ, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब ओनर्स, शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के ओनर्स, इसलिए इसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स फंड। तो रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कब मिलता है, सबको पे करने के बाद, इसलिए अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब EBIT माइनस सबसे पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट, फिर जो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स उसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स, फिर जो बचेगा वो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, समझ में आया।
शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर असेट साइड में कोई लॉस दिया है, दैट जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने लिखा है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है, वो कौन सा है, इक्विटी। इक्विटी को पेमेंट कब मिलती है, प्रेफरेंस को पे करने के बाद, इसलिए हमने न्यूमरेटर में लिखा है अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, मतलब पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालो, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस करो, जो प्रॉफिट बचेगा वो किसको जाएगा, इक्विटी शेयर्स। इसलिए अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉस ऑफ असेट साइड। ठीक है। फिर लास्ट आपने लिखा ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो कैटेगरीज में निकालते हैं, ग्रॉस और दूसरा नेट। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक, समझ में आया, कल से बनाएंगे क्वेश्चन।